अमेरिका और इजराइल की ईरान पर हमले की तैयारी, अब यहां पर यह चल ही रहा है। यही बात अभी प्रोफेसर अमिताभ कह रहे थे कि असल में इजराइल ये चाहता ही नहीं है कि इस पर कोई पॉज आए। वो ये चाहते हैं कि घास की कटाई जारी रखो, ये कुछ कुछ दिनों में घास की कटाई जारी रखो तो ही लॉन सुंदर बना रहेगा, नहीं तो लॉन में खरपतवार उगाएंगे, उनका शायद ऐसा मानना है। और यहां देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू में एक हफ्ते में दूसरी बार बातचीत हुई है। ये ईरान जंग दोबारा शुरू करने की रणनीति पर चर्चा, अमेरिका इजराइल की सुरक्षा रणनीति पर मंथन, ईरान पर चीन के स्टैंड पर भी ट्रंप नेतन्याहू की चर्चा हुई है। अब यहां पर यह जो चर्चा है ये जाहिर है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कभी, अब जरा देखिए, जब चाइना गए थे डोनाल्ड ट्रंप तो उनका जो तरीका था थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद माइल्ड हो रहे हैं क्या, लेकिन वहां से वो लौट कर आए और खास तौर से जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी बात होती है, एक अलग ही डोनाल्ड ट्रंप, एक अलग ही एग्रेशन उनमें नजर आने लगता है। ऐसा क्या पंप करते हैं, ऐसा क्या कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू जिससे वो डोनाल्ड ट्रंप एक थोड़े से अलग डोनाल्ड ट्रंप लगने लगते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसको समझने की कोशिश करेंगे हम नेवल कैप्टन पुनीत मल्होत्रा के पास जाकर, और ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि वो होर्मुज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या वाकई वहां से गुजरने वाली केबल्स, वहां से होने वाला तेल का, प्राकृतिक गैस का आना जाना, क्या वो एटम बॉम्ब वाली इंटेंसिटी दुनिया को, वो आंच, वो तपिश महसूस होने लगी है क्या? Good evening, Dinesh ji. First and foremost, thank you very much for having me on your show. हाँ, जहां तक ये बात आती है, मैं कुछ थोड़ा पहले जाना चाहूंगा दिनेश साहब कि if you go way back in 1980, from 1980 till 1987-88, there was a war between Iran and Iraq. और वो वॉर इतना मतलब युद्धवंशक हो चुका था कि बहुत बुरा हाल हुआ करता था। हम लोग, मैं कितनी बार वहां हॉर्मुज के थ्रू पर्शियन गल्फ में जाता था तो वी यूज्ड टू ब्लैक आउट आवर शिप्स सो दैट कोई ईरानियन बोट हमको अटैक ना कर ले। लेकिन अगर हम इसके व्हेन यू टॉक अबाउट द होल पर्सपेक्टिव, जो एटीट्यूड पे जाते हैं कि उसके हिसाब से ईरान इज नॉट गोइंग टू बाउ डाउन, चाहे वो आपका इराक वॉर होगा था या फिर अभी ये है ना। जहां तक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात आती है, यस, 28 फरवरी से पहले स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था और सारा तेल वहां से एक्सपोर्ट होता था। 28 फरवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पंगा ले लिया, नाउ ही इज बेसिकली स्टार्टिंग नो ग्राउंड्स, तो उसकी वजह से क्या है कि अब ईरान को यह बात तो पता लग गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट्स पे उसका कंट्रोल अब हमेशा रहेगा। और दूसरी चीज, कोई भी जहाज आ जा नहीं रहा है तो ईरान नोज टुडे इट हैज द लीवरेज टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड्स इकोनॉमी, यानी वो पूरे संसार को अगर चाहे तो अपने कदमों पे झुकाने की कोशिश कर सकता है। इसमें ये नहीं कि ईरान का डैमेज नहीं होगा, लेकिन जहां तक ट्रंप साहब की बात है, उनको सबसे बड़ी मुसीबत खाई जा रही है वो ये है कि नवंबर में उनके जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं उनमें उनकी एज इट इज रेटिंग बहुत नीचे हो चुकी है। तो ये एक बहुत जिगसॉ पजल है। अभी अगर हम इसकी बात करें, हॉर्मुज स्ट्रेट्स को उन्होंने रोक के रखा है और इंटरनेट केबल्स जो है, जो सबमरीन केबल्स ले डाउन होती है, उसपे भी उनका कब्जा हो जाएगा, तो बहुत बड़ी ही मुसीबत आ जाएगी। पुनीत सर, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं आपसे, आपने इस इलाके को देखा है, आपने यहां से होने वाले ट्रांसपोर्ट को देखा है, आप ये भी जानते हैं कि किसका कितना स्टेक यहां पर है, आप ये भी जानते हैं कि कौन कितने दिनों तक किसी भी नुकसान को झेल सकता है, किसकी नुकसान झेलते जाने की कितनी हैसियत है। दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को अगर हम देखें, अमेरिका को भी और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को मान लें कितना परेशान हो रही है, और ईरान जिस तरह की स्थिति में, अभी प्रोफेसर अमिताभ एक बात कह रहे थे, ईरान हैज नथिंग टू लूज, लेकिन इस स्थिति में भी उसके पास अभी सांसें चल रही हैं और सांसें चलती रहें, ये इंश्योर करना जाहिर है ईरान चाहेगा। कौन कितना नुकसान सस्टेन कर सकता है, क्योंकि जो कम सस्टेन कर पाएगा अब वही ब्लिंक करेगा और वही कहेगा अच्छा आपकी ये 3 शर्तें हम मानते हैं। देखिए सर, आई फुली एग्री विद अमिताभ साहब, जो उन्होंने कहा दुरुस्त, दैट ईरान हैज नथिंग टू लूज। ईरान हैज ऑलरेडी लॉस्ट व्हाट दे कुड हैव लॉस्ट। ईरान ने ऑलरेडी लूज कर लिया जो वो लूज करना उनका होना था, लॉस। अब है जो बारी वो यूएस की। मैं एक क्वेश्चन से समझाना चाहता हूं कि अगर यूएस फोर्सेस, दे आर वन ऑफ द एलीट फोर्सेस इन द वर्ल्ड, जो विड्थ ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट्स है वो 22.5 नॉटिकल माइल है, यानी अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर, बिकॉज 1 नॉटिकल माइल इज 1852 मीटर्स।
अगर यूएस चाहता तो गल्फ ऑफ ओमान में क्यों बैठा है? वो सीधा जाके हॉर्मुज में क्या कहते हैं कब्जा कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज यूएस शिप्स, यूएस नेवल वेसल्स आर एट पेरिल, क्योंकि जो ईरानियन फास्ट रेस्क्यू क्राफ्ट, जो गन बोट्स और मिसाइल बोट्स है, दे हैव अ स्पीड अप टू ऑलमोस्ट 100 नॉटिकल माइल्स, यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। उनका क्या है? सुसाइडल मिशन विद अ मिसाइल ऑन द बोट, जस्ट गो एंड दो चार उनके युद्ध पोतों को आप नुकसान कर दो, विच विल लीड टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड विच विल क्रिएट अ वेरी बिग इंपैक्ट। नंबर एक। नंबर दो, जो हूतीस है गल्फ बाबल मंडप स्ट्रेट में बैठे, मैं वहां से भी बहुत बार निकल चुका हूं। वहां पे दो बहुत बड़े पहलू हैं जो गवर्न करते हैं। एक तो हम सब बात कर रहे हैं हूतीस की, विच इज ऑन द नदर्न पार्ट ऑफ द बाबल मंडप स्ट्रेट। जो बाबल मंडप स्ट्रेट है वो एक बॉटल नेक लेकर क्या कहते हैं पैसेज है, जहां से मैं बहुत बार निकल चुका हूं ना। एक नहीं तो सर, जैसे आपने बताया कि वो गल्फ ऑफ ओमान से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, वेसल्स वहां से आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, वैसे ही मेरे लिए एक सरप्राइज ये भी है कि बाबल मंदाब को लेकर अभी तक जो धमकियां हैं वो तो आई हैं, लेकिन वहां उतनी एक्टिविटी क्यों नहीं दिखाई दी, या फिर उसको स्टेज 2 के लिए रखा गया है? ये भी आप लोगों से आऊंगा तो समझूंगा।